गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है आपके लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफ़ी नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो आपके लिए काफ़ी कठिन भी है, इसलिए आप लोगों ने भी कई बार रिकमेंडेड किया था सर इसके चैप्टर की क्लास लेकर के आओ। तो आज जो आपका इंतज़ार है इस चैप्टर वाला वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज जो बात कर रहे हैं वो आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री। दूध के बारे में सभी लोग जानते हैं, सबने दूध देखा होगा, लेकिन दूध के बारे में अगर आपसे 4 लाइन पूछी जाए तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने दूध को पढ़ा नहीं है, दूध को खाया पिया है, दूध के बारे में आपने जाना नहीं है अभी तक। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है वो दुग्ध रसायन या डेयरी केमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, तो दोस्तों को शेयर भी कर दें। और हमारे चैनल पर बहुत सारी क्लासेस एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पड़ी हुई हैं, वो क्लास भी आप देख सकते हो, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन बन जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के की फैक्ट्स, यानी महत्वपूर्ण बिंदु। इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, अब इनको जानने से फायदा क्या होगा। मैं आपको हर चैप्टर में ये चीज बताता हूं कि जब आपको ये की पॉइंट्स पता होंगे तो आप चैप्टर को बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, प्लस रिवीजन में आपको सबसे बड़ा फायदा होता है। अब मान लो मैं पूरा चैप्टर पढ़ रहा हूं और मुझे पता है कि मेरे ये टॉपिक क्लियर हैं, तो मैं इनको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा और चैप्टर भी जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, यहाँ सबसे पहले जो हम बात करते हैं पूरे चैप्टर में, वो हम बात करेंगे दूध का सामान्य परिचय। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, दूध का सामान्य परिचय। और इस सामान्य परिचय में हमारे 2 फैक्ट होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूध की परिभाषा और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूध की विशेषताएं, जो कि हमें एग्जाम में हूबहू पूछी जाती है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट होगा दूध के अवयव, जो कि सबसे मोस्ट है। अगर मैं बात करूं, आपको यहां से 4 नंबर का कोई प्रश्न पूछा गया और आपको बड़ा प्रश्न आता है इस चैप्टर से, तो 4 नंबर का अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं वो इसी के होते हैं कि दूध के अवयवों को समझाइए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगला होगा अपना कृत्रिम दूध, आर्टिफिशियल जो मिल्क है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट फिर होगा अपना स्वच्छ दूध उत्पादन, जहां हम दूध का स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दूध के परीक्षण, दूध में जो मिलावट होती है उनका परीक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे परीक्षण पढ़ेंगे, वसा परीक्षण पढ़ेंगे, अम्लीयता परीक्षण पढ़ेंगे, दूध में शुद्धता परीक्षण पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे परीक्षण है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे पानी की मिलावट है, वही हम बात करेंगे, वसा की मिलावट है, तेल की मिलावट है, सारी चीजें जानेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट फिर क्या है, दूध परीक्षण हो गया। दूध परीक्षण के बाद में दूध उत्पाद, यानी दूध के जो उत्पाद कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें। ये दूध परिरक्षण है हमारा। परिरक्षण का मतलब हुआ अगर हमें दूध को भंडारित करके काफी लंबे समय तक रखना है तो कैसे रखेंगे। ठीक है, फिर दूध के उत्पाद हमें पूछे जाते हैं, दही, खीस, मक्खन, घी, पनीर, खोया, छेना, इन सभी उत्पादों के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है, हर साल इसमें से कोई ना कोई प्रश्न हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। धोवन पदार्थ, जो हमारी पशुशाला होती है, जो हमारे दूध के पात्र होते हैं, उनकी सफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से पदार्थों से करते हैं, वो चीज हम धोवन पदार्थों में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे की फैक्ट्स हैं जिनके बारे में पूरे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, और सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, दूध का सामान्य परिचय, जहां हम परिभाषा और विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम दूध के सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले बात करें तो पहली चीज हमारी क्या है, सबसे पहली जो चीज है हमारी वो है दूध की परिभाषा। इस सबसे पहले पॉइंट पर हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, दूध की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। मान लो हमारा पहला पॉइंट क्या है, दूध की परिभाषा। आप लोगों को रटना नहीं है, पहली बात तो यही है, रटने पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। जब आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको रटने की वैसे आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब मान लो हमें एग्जाम में पूछा गया कि दूध क्या है, दूध को परिभाषित कीजिए, तो बेसिकली समझ लो, जब हमारा पशु क्या करता है, प्रसव करता है। क्या करता है, प्रसव। आप कहोगे सर प्रसव क्या है, प्रसव होगा बच्चा देना। जब पशु क्या देता है, बच्चे को जन्म देता है, तो बच्चे को जन्म देने से 15 दिन पूर्व
15 दिन पूर्व और जन्म देने के 10 दिन बाद, जन्म देने के 15 दिन पूर्व और 10 दिन बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें जो लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? लैक्टियल क्षरण। लैक्टियल क्षरण हम क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध में क्या पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। उसी लैक्टियल क्षरण को क्या कहा जाता है? दूध कहा जाता है। अब मान लो आपको परिभाषा पूछी गई कि दूध किसे कहते हैं, तो आप 5वीं या 6वीं कक्षा में तो पढ़ते नहीं हो कि डायरेक्ट ये लिख के आ जाओ कि पशुओं के थनों से प्राप्त सफेद रंग के पदार्थ को दूध कहते हैं। ऐसा तो तुम्हारा कतई चलने वाला नहीं है, ना आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। आपको एक व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा, और व्यवस्थित तरीका हमारा यही होगा कि पशु के प्रसव या पशु के बच्चे देने या पशु के जन्म, बच्चे को जन्म देने के 15 दिन पूर्व और 10 दिन बाद जो हमें लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दूध कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा कंप्लीट है। जब हमारे पशु ने बच्चे को जन्म दिया उसके 10 दिन बाद, 10 दिन तक हमें क्या प्राप्त होगा? खीस। आपने देखा भी होगा जब हमारा पशु बच्चे को जन्म देता है उसके 10 दिन तक जो दूध निकलता है उसको हम जैसे ही गर्म करते हैं वो फट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? खीस या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और 10 दिन के बाद में जो प्राप्त होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको दूध बोला जाएगा। तो पहला तो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, परिभाषा। फिर एक छोटा सा पॉइंट आपको और पूछा जाता है, वो क्या है? जर्नली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रासायनिक दृष्टि से दूध क्या है। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं रासायनिक दृष्टिकोण से बात करूं, रासायनिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो रासायनिक दृष्टि से दूध क्या होगा? ये तो परिभाषा हो गई सामान्य, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक दृष्टि से दूध क्या है, तो ध्यान रखना रासायनिक दृष्टिकोण से जो दूध है वो क्या है? वो विषमांग मिश्रण है। दूध क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से दूध विषमांग मिश्रण होता है। दूध क्या है? दूध विषमांग मिश्रण है। बात यह है कि सर विषमांग मिश्रण क्या होगा? तो विषमांग मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहा जाता है जिसके अवयवों को अलग किया जा सकता है। जैसे एक तो आपने पानी में चीनी मिलाई, आप पानी और चीनी मिलाने के बाद दोनों को अलग कर दोगे? नहीं होगी। एक आपने नमक और पानी मिलाया, तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो जल तो वाष्पीकृत हो जाएगा और नमक सतह में जमा हुआ रह जाएगा, तो उसको आप अलग कर सकते हो। ऐसे ही आपका दूध होता है। दूध में से हम वसा या क्रीम को अलग करते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि दूध के अवयवों को अलग किया जा सकता है। इसलिए दूध क्या है? दूध विषमांग मिश्रण होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रासायनिक दृष्टि से दूध है, तो रासायनिक दृष्टि से दूध क्या है? दूध विषमांग मिश्रण होता है। एक प्रश्न पूछेगा दूध किसे कहते हैं, तो फिर आपकी ये परिभाषा होगी। 2 पॉइंट हमारे क्लियर है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलें। तीसरा पॉइंट क्या है? दूध की विशेषताएं। और ये हमें 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन आप लोग रटने पर ध्यान देते हो तो टॉपिक जो क्वेश्चन है आपको टफ लगता है थोड़ा सा। आपको रटने पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल सिंपली चीजों को देखना है। जनरली मान लो अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं अगर दूध की विशेषताओं की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना मेरी तरफ। विशेषताओं की तो बिल्कुल सिंपल है। विशेषताओं में मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जब भी हम दूध की विशेषता लिखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? दूध का रंग तो देखेंगे, दूध हमें कैसा दिखाई देता है। सबसे पहले मान लो अगर मैं दूध के रंग की बात करूं, रंग कैसा होता है दूध का? दूध का रंग 2 तरह का होगा, या तो दूध पीला होता है और या फिर दूध कैसा होता है? सफेद होता है। हम लिख सकते हैं कि दूध का रंग कैसा होगा? सफेद या पीला होगा। अब यहां से हमें छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्न कैसे आएंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा गाय का दूध कैसा होता है? पीला। भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद। बात यह आती है कि दूध में पीलापन किसके कारण आता है और दूध सफेद किसके कारण होता है। दोनों ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। अगर मैं दूध में पीलेपन की बात करूं तो किसके कारण होगा पीलापन? वो कैरोटीन के कारण होता है। और अगर मैं सफेद रंग की बात करूं तो वो किसके कारण होगा? वो कैसीन के कारण होगा। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि दूध में पीलेपन का कारण है तो कैरोटीन है, दूध में सफेद रंग का कारण है तो फिर वो कैसीन है। पहली विशेषता होगी। इसके बाद मान लो अगर मैं दूसरी विशेषता की बात करूं, अब दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है मेरी स्वाद। स्वाद। अब दूध का स्वाद तो देखा होगा कैसा होता है। स्वाद में दूध कैसा है? दूध स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है? दूध मीठा होता है।
मीठा भले ही है लेकिन फिर भी हम चीनी डालकर ही पीते हैं ना। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हो गई, दूध का स्वाद मीठा होगा। लेकिन छोटा क्वेश्चन हमें यहां से भी आ सकता है कि दूध में मीठेपन का कारण क्या है, दूध मीठा क्यों होता है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो अगर मैं दूध में मीठेपन की बात करूं या दूध में शर्करा की बात करूं, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा है, लैक्टोज शर्करा दूध के अंदर पाई जाती है। दो विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं दूध की प्रकृति, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, दूध की प्रकृति। और अगर मैं प्रकृति की बात करूं दूध कैसा होता है, ध्यान रखना, दूध आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, दूध अम्लीय प्रकृति का होता है। अब अम्लीय प्रकृति का होगा तो आपसे दो सवाल यहां से पूछे जाएंगे। एक तो पूछेगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है, दूसरा पूछेगा दूध में कितनी अम्लता पाई जाती है। तो जनरली अगर मैं मान लो सबसे पहले बात करूं दूध के पीएच मान की या पीएच वैल्यू की, तो दूध की जो पीएच वैल्यू है, ध्यान रखना, एक तो मैं क्या बात करूं दूध की पीएच वैल्यू, दूध का पीएच कितना होगा, दूध का पीएच होगा 6.4 से लेकर के 6.7, कितना होगा 6.4 से लेकर के 6.7 होगा। वहीं अगर मैं बात करूं दूध में अम्लीयता का प्रतिशत, कितने प्रतिशत अम्लीयता पाई जाती है, तो ध्यान रखना 0.12 से लेकर के 0.14 प्रतिशत। आपसे दोनों तीनों सवाल पूछे जा सकते हैं। दूध की प्रकृति अम्लीय होगी, दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 होगा, दूध में अम्लता 0.12 से 0.14 प्रतिशत तक पाई जाती है। ठीक है, तीन विशेषता हो गई। अब हम चौथी विशेषता की ओर बात करें। नेक्स्ट चौथी विशेषता अगर हम क्या ले लेते हैं, चौथी विशेषता ले लेते हैं हम दूध का आपेक्षिक घनत्व। क्या लेते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व। और हर बार इसका सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जब आपेक्षिक घनत्व का सवाल बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, हर बार आता है। जनरली अगर हम दूध की आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो कितना होगा, ये होगा 1.028 से लेकर 1.032। कितना होगा, 1.028 से लेकर के 1.032। एक तो एवरेज मान हो गया। एक में प्रश्न पूछा जाता है गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो जब हम गाय के दूध की आपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो कितना होगा 1.028, और भैंस के दूध का कितना होगा 1.032। गाय का 1.028, भैंस का 1.032 होगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, दूध का एसएनएफ, और एसएनएफ का मतलब क्या होगा, सॉलिड नॉट फैट, यानी दूध में वसा रहित ठोस, वसा रहित ठोस। दूध में जो वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा है वो कितनी होती है, तो वो 8.5 से लेकर के 9% होती है। वसा रहित पदार्थ या मैं कहूं एसएनएफ कितने होंगे, तो वो 8.5 से लेकर के 9% होंगे। इसके बाद में अगर नेक्स्ट और भी विशेषता की बात करूं तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूध में विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी जब आप दूध में करंट लगाओगे तो करंट लग जाएगा लेकिन बहुत धीमा लगेगा। ऐसा नहीं है जैसे पानी में अर्थिंग पकड़ लेता है बहुत तीव्र गति से, उसकी पानी की अपेक्षा बहुत धीमा करंट लगता है। तो धीमा कितना होगा, ये होगा 0.005 म्यूज। कितना होगा 0.005 म्यूज लगा। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि दूध की विद्युत चालकता कितनी होगी तो 0.005 म्यूज होती है। एक में अगर बात करूं तो दूध का पॉलिस्की मान, जनरली अगर हम बात करें, में पूछा भी जाता है एग्जाम में, दूध का पॉलिस्की मान, पॉलिस्की मान। और पॉलिस्की मान को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है दूध का गाढ़ापन। क्या कहा जाता है, दूध का गाढ़ापन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम पानी को अपनी हथेली पर रखें तो पानी तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाएगा, पहुंच जाता है ना, तुरंत बह करके नीचे वाले क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। दूसरा हम अपनी हथेली पर दूध रखते हैं तो दूध धीरे धीरे पहुंचेगा नीचे वाले क्षेत्रों में, धीरे धीरे बहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध के अंदर कुछ ना कुछ गाढ़ापन है। पानी तो बिल्कुल लिक्विड है, उसके अंदर तो गाढ़ापन होता नहीं है, दूध के अंदर गाढ़ापन है, उसी को हम बोलते हैं पॉलिस्की मान।
डायरेक्टली आपसे सवाल आता है कि दूध का पॉलिस्की मान कितना होता है, तो ध्यान रखना दूध का जो पॉलिस्की मान है वो कितना होगा, वो होगा 1.5 से लेकर के 2 सेंटीपायस, 2 सेंटीपायस, ये इसकी इकाई है गाढ़ापन की। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि दूध का गाढ़ापन कितना है तो कितना होगा, 1.5 से लेकर के 2 सेंटीपायस होगा। ये दूध की जर्नल विशेषता हो गई। प्रश्न कैसे आएगा, जर्नली आपको प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का कि दूध की सामान्य विशेषताएं लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे विशेषताओं में, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि दूध का रंग पीला एवं सफेद होता है, दूध का स्वाद मीठा होता है, दूध की प्रकृति अम्लीय होती है, दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.028 से 1.032 होता है, दूध का एसएनएफ या वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5 से 9% होते हैं, दूध की विद्युत चालकता 0.005 म्यूज होती है, दूध का पॉलिस्की मान 1.5 से 2 सेंटीपायस होता है। ऐसे हम इसकी विशेषता लिख देंगे जर्नली। इसके बाद में अगर बात करूं, छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछ लेगा, दूध में पीलापन तो कैरोटीन के कारण, दूध में सफेद रंग कैसिन के कारण, दूध में मीठापन तो लैक्टोज के कारण, दूध का पीएच 6.4 से 6.7, दूध में अम्लता प्रतिशत 0.12 से 0.14%, दूध का आपेक्षिक घनत्व तो 1.028 से 1.032। इस तरह से आपको छोटे प्रश्न भी यहां से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट फिनिश हुआ, दूध की विशेषताएं। ठीक है, ये पूरा हमारा दूध का जो सामान्य परिचय था वो पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे चलें अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर जो हमारा मेन टॉपिक है वो है दूध के अवयव। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमें 4 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया तो ज्यादातर जो चांस हैं प्रश्न के आने के वो कौन से प्रश्न के हैं, वो दूध के अवयव के हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत टिपिकल पड़ता है, आप लोग इसको नहीं लिख पाते क्योंकि मैंने देखा है आपकी बुक में कई सारे पेज भरे हुए हैं इससे, आपके जो टीचर लिखाते हैं वो उसको हूबहू लिखा देते हैं। ऐसा आपको कतई नहीं करना, थोड़ी सी समझ रखनी है आपको बस। अब जर्नली में अगर बात करूं कि दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो पहले तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन से अवयव दूध के अंदर हैं। एक तो मैं बात करूं दूध में कौन सा अवयव होगा, दूध में एक तो होगा जल, कौन सा होगा, जल होगा। दूसरी अगर मैं वही बात करूं दूध में क्या पाई जाती है, जल के अलावा दूध में पाई जाती है वसा, दूध में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। फिर अगर मैं बात करूं दूध में और क्या होता है वसा के अलावा, दूध में प्रोटीन होती है, प्रोटीन। फिर और क्या होता है दूध में, दूध में कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगर बात करूं दूध में क्या होगा, जनरली हम ले लेते हैं विटामिन, विटामिन है। उसके बाद में अगर बात करूं दूध में क्या है, खनिज पदार्थ है, विटामिन है और खनिज है। ये मेनली अवयव हैं जो दूध के अंदर पाए जाते हैं और आपको ज्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा दूध के अवयवों को विस्तार से समझाइए, तो पहले तो आप ये लिखोगे कि दूध में 5 अवयव पाए जाते हैं मेनली, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज। पहले अगर मैं जल की बात करूं, जल को थोड़ा सा हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बाकी अन्य टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं जल की बात करूं, 2-3 प्रश्न ही बनते हैं जल से। एक तो पूछा जाएगा कि दूध में जल की औसत मात्रा कितनी होती है। जर्नली अगर मान लो हम दूध में जल की औसत मात्रा की बात करें तो कितनी होगी, 80 से लेकर के 90% होगी। दूध में जल की औसत मात्रा कितनी है, 80 से लेकर 90% है। दूसरा मैं अगर बात करूं जो सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है, सर्वाधिक जल पाया जाता है, वो किसमें होगा, या तो गाय के दूध में होगा, गाय, या फिर किसके दूध में होगा, बकरी के दूध में होगा। सबसे ज्यादा जल कहां पाया जाएगा, गाय या बकरी के दूध में पाया जाएगा। एक अगर मैं बात करूं जो जल है, वो जल क्या है, दूध का संरचनात्मक अवयव है। क्या है, दूध का संरचनात्मक अवयव। अब संरचनात्मक अवयव का मतलब क्या हुआ, आप कल्पना करो कि हमने दूध में से पानी को अलग कर दिया, तो क्या वो दूध बचेगा, नहीं बचेगा। अगर हम दूध में से पानी को अलग कर दें तो दूध नहीं बचेगा, दूध की कल्पना ही नहीं की जा सकती जल के बिना। इसलिए जल क्या है, जल दूध का संरचनात्मक अवयव है। तो ये तो बात हो गई जल की। जल में 3 पॉइंट आपको याद रखनी है, इसकी औसत मात्रा कितनी होगी, 80 से 90%। सर्वाधिक कहां पाया जाएगा, गाय और बकरी के दूध में। ये क्या है, संरचनात्मक अवयव है। अब इसके बाद हमारे ये 4 पॉइंट बचे। अब देखो चारों पॉइंटों में मेनली सबसे पहली बात क्या लिखनी है, थोड़ा सा समझ लेना, आपका वजन जो है इसका वो कम हो जाएगा।
पहली बात लिखो कि ये दूध में किस रूप में पाए जाते हैं। ये सभी अवयव है वो जल में ही तो होते हैं, लेकिन जल में किस रूप में होते हैं, पहली लाइन आपको यही लिखनी है। मैं अगर वसा की बात करूं तो वसा दूध में किस रूप में पाई जाती है, ये गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, गोलिकाओं के रूप में। ठीक है, वसा दूध में किस रूप में है, गोलिकाओं के रूप में। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, ये दूध में किस रूप में पाई जाती है, तो ये दूध में निलंबन, निलंबन या मैं कहूं पायस, पायस, पायस के रूप में पाई जाती है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, प्रोटीन और वसा दोनों कोलाइड के रूप में। वसा कोलाइड में कौन सा प्रकार, गोलिकाएं। प्रोटीन का कोलाइड में कौन सा प्रकार, पायस के रूप में। बाकी जितने भी अवयव हैं वो दूध में घोल के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ये दूध में किस रूप में पाई जाएगी, ये भी दूध में घोल के रूप में पाई जाती है, घोल के रूप में। वहीं अगर मैं विटामिन की बात करूं, ये भी दूध में किस रूप में है, ये भी दूध में घोल के रूप में है। खनिज पदार्थों की बात करूं, ये भी दूध में किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये भी दूध में घोल के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें, इंपोर्टेंट है, सारी लाइनें ध्यान रखना। जो आपकी वसा है, क्या है, वसा। वसा क्या है, दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है। ये क्या है, ये सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है, परिवर्तनशील अवयव। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है, तो सबसे ज्यादा घटने या बढ़ने वाला या सबसे ज्यादा जो परिवर्तनशील अवयव है वो कौन सा है, वसा है। वहीं अगर मैं बात करूं दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव, सबसे कम परिवर्तनशील अवयव, तो दूध का जो सबसे कम परिवर्तनशील है वो कौन सा है, वो है कार्बोहाइड्रेट। दोनों चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसके बाद में अगर बात करूं दूध में जो वसा है, उस वसा का घनत्व कितना होता है, इस वसा का घनत्व होता है 0.93। कितना होगा, 0.93 होगा। वहीं अगर मैं बात करूं दूध वसा से दूध की सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि दूध में सर्वाधिक ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कहां से होती है अपन को, वो हमें दुग्ध वसा से होती है। दुग्ध वसा से दूध की सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद में अगर बात करूं जो दुग्ध वसा है उसमें दो अम्ल पाए जाते हैं। एक को हम कह सकते हैं ओलिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, एक तो इसमें पाया जाता है ओलिक अम्ल, और दूसरी में अगर बात करें इसमें कौन सा है, वो है इसमें पोमेटिक अम्ल। कौन सा है, एक ओलिक अम्ल हो गया और एक कौन सा हो गया, एक पोमेटिक अम्ल हो गया। आपको अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुग्ध वसा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो एक ओलिक अम्ल होगा और एक कौन सा होगा, पोमेटिक अम्ल होगा। वहीं अगर मैं बात करूं दूध वसा दो प्रकार की होती है, एक तो असंतृप्त और एक अगर हम बात करें तो संतृप्त। और इसमें कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, तो वसा के लिए विटामिन कौन कौन सी हैं, ए डी ई और के, वो विटामिन इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं प्रोटीन, तो पहली लाइन तो हमारी ये हो गई प्रोटीन से, कि प्रोटीन दूध में निलंबन या पायस के रूप में पाई जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो दूध में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो ये तो कैसीन है, कैसीन। दूसरी अगर मैंने बताई कैरोटीन, कैरोटीन। तीसरी मैंने कौन सी बताई आपको, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूध में तीन प्रमुख प्रोटीन होती हैं, कैसीन, कैरोटीन और एल्ब्यूमिन। इसके बाद में अगर बात करूं कि दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मान लो तीन ही एवरेज प्रोटीन होगी, इसके बाद अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो ध्यान रखना दूध में जो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, सर्वाधिक, वो कौन सी है, वो आपकी कैसीन नामक प्रोटीन है। और इसके अलावा दूध की जो सबसे ज्यादा पाचनशील प्रोटीन है, सर्वाधिक पाचनशील, तो वो भी कौन सी है, वो आपकी कैसीन ही है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि दूध की सर्वाधिक पाचनशील प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी होगी, वो आपकी कैसीन होगी। मैंने आपको अभी बताया था पिछले पेज पर, दूध का सफेद रंग भी कैसीन के कारण होता है, दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। एक और अगर मैं बात करूं कि दूध में प्रोटीन का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, वो जेल्डोल विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, जेल्डोल विधि के द्वारा होगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं पाइनेस विधि। आपसे पूछा भी जाता है कि दूध में प्रोटीन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो जेल्डोल विधि या हम कह सकते हैं पाइनेस विधि के द्वारा किया जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट दूध में घोल के रूप में पाया जाता है।
दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव है। और दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सा है, उसमें लैक्टोज है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो कौन सा है, वो लैक्टोज है। और जो लैक्टोज है वो क्या है, वो दूध का अस्थायी अवयव है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि दूध का अस्थायी अवयव कौन सा है, तो कौन सा होगा, लैक्टोज होगा। बात यह है कि इसको अस्थायी अवयव क्यों कहा गया है। तो जब हम दूध को खुले वातावरण में रखते हैं हल्के से तापमान पर, तो दूध फट जाता है। फटने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो लैक्टोज है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये लैक्टोज दूध में लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दूध का अस्थायी अवयव बोला जाता है। और इस लैक्टोज के कारण ही दूध में क्या पैदा होती है, अम्लता पैदा होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दूध का दुग्धाम्ल भी बोलते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूध में पाया जाने वाला दुग्धाम्ल कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा है, वो लैक्टोज है। और आता है, कई बार एग्जाम आया है, दूध में पाया जाने वाला दुग्धाम्ल कौन सा होगा, तो वो लैक्टोज होगा। इसके बाद विटामिन की बात करें घोल के रूप में। अब विटामिन घोल के रूप में पाई तो जाती हैं, लेकिन दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा जल विलेय, एक पढ़ा होगा वसा विलेय। जल विलेय कौन कौन सी होंगी, विटामिन बी और सी। वसा विलेय कौन कौन सी होंगी, विटामिन ए, डी, ई और के। इसके बाद एक सवाल आपको आता है कि दूध किस विटामिन का गरीब स्रोत है। अगर मैं दूध में गरीब स्रोत की बात करूं तो कौन सी विटामिन कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो है विटामिन सी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद खनिज पदार्थों की मात्रा की बात करूं, आपसे मात्रा ही पूछी जाए कितनी मात्रा पाई जाती है दूध में, इनकी जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 1% होगी। और सर्वाधिक मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं दूध में वो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। अगर हम कमी की बात करें, दूध में कौन सा तत्व कम होता है, आयरन या मैं कहूं लोहा। दूध में आयरन या लोहा तत्व की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो ये आपके हो गए दूध के अवयव। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध के अवयवों को विस्तार से समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से जो मैंने लिखा है उसी तरह से आप एग्जाम में लिख करके आओगे। छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं, जैसे मैंने महत्वपूर्ण लाइनें कई सारी बताई। आपसे पूछ लेगा दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है, आपसे पूछ लेगा वसा दूध में किस रूप में पाई जाती है, या पूछ लेगा कार्बोहाइड्रेट दूध में किस रूप में पाई जाती है, दूध का दुग्धाम्ल कौन सा है, दूध में कौन सी विटामिन कम मात्रा में पाई जाती है। किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, ऑलरेडी क्लास काफी हो चुकी है और 25 या 30 मिनट की जो क्लास है वो मेरे हिसाब से एनफ भी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।